गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हम क्लास 10th का चैप्टर पढ़ रहे थे आर एनवायरनमेंट, अब हम उसी का थर्ड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया था, उसमें फूड चेन पढ़ ली थी, फूड वेब पढ़ ली थी। ठीक है, अब हमने क्या देखा था कि फूड चेन में होते हैं ट्रॉफिक लेवल, पोषी स्तर, जैसे 1 2 3 ऐसे पोषी स्तर बढ़ते जाते हैं कि कौन किसका फूड है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, यहां से यहां जाती है। इसीलिए इसका पिरामिड भी कैसा बनता है, हमेशा अपराइट बनता है, क्योंकि ऊपर जाते जाते कम होता जाता है। ठीक है, हमने देखा था कि एनर्जी क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी ऊपर बढ़ते बढ़ते, और हर बार क्या होगी, एनर्जी डिक्रीज ही होगी, ट्रॉफिक लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से एक और चीज होती है, इसको हम फिनोमिना को कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जो कंसेंट्रेशन होती है हार्मफुल सब्सटेंस की, वो भी बढ़ती है। जैसे एनर्जी तो क्या होती है, घटती है, जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है, पोषी स्तर बढ़ने पर एनर्जी क्या होती है, कम होती है। पर जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, क्या हार्मफुल सब्सटेंस, उनका कंसेंट्रेशन, उनकी सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है ना। इसको ही क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसे कि एडिशन ऑफ पेस्टिसाइड इन वन ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड इन अनदर ट्रॉफिक लेवल। देखो, अगर जैसे एक ट्रॉफिक लेवल तक यहाँ पे पेस्टिसाइड है, ठीक है, जो वो कीटनाशक डालते हैं ना खेतों में, वो है, ठीक है, तो उनकी जो कंसेंट्रेशन है ऊपर लेवल में बढ़ती जाएगी। अब कैसे बढ़ती जाएगी, देखो, तो जैसे खेतों में हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं, ठीक है, जिससे कीड़े ना लगे कि हमारी जो फसल है उसमें। ठीक है, तो वो जो बारिश होती है, तो वो जो कीटनाशक होते हैं, वो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बह के पानी में जाते हैं। तो देखो, वाटर में जो पेस्टिसाइड की अब जो कंसेंट्रेशन आएगी, जो पानी से बह के पेस्टिसाइड आया है, उसकी क्या होगी, बहुत कम, क्योंकि वाटर क्या है, बहुत ज्यादा, और जो बह के आया पेस्टिसाइड वो क्या है, बहुत कम। जैसे कि यहाँ दिखा रखा है, वाटर में उसकी पार्ट्स पर मिलियन में कितनी कम कंसेंट्रेशन है, मतलब कि 3 × 10⁻⁻⁶। मतलब हम 3 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 1 मिलियन से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इतना कम, तो कितना सा है, इतने सारे पानी में पेस्टिसाइड। ठीक है, तो यहाँ आ गया इसकी कंसेंट्रेशन कम। अब उसको ज़ूप्लैंक्टन्स ने उस पानी को कंज्यूम किया, या उसमें से जो लिया पेस्टिसाइड, ठीक है, तो उनके अंदर क्या हो गया, कंसेंट्रेशन थोड़ी बढ़ गई इसके कंपैरिजन में। क्या हो गई, 4 × 10⁻⁻²। मतलब हम यहाँ तो हम 3 को किससे डिवाइड कर रहे थे, मिलियन से। जैसे हम एक रोटी को 2 पार्ट में डिवाइड करें तो ज्यादा आएगा हिस्से में, और अगर हम एक ही रोटी को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो क्या होगा, पार्ट कम बचेगा। तो डिवाइड करने पर जहां ज्यादा चीज आएगी, जिसको हम डिवाइड करने में ज्यादा लेंगे, तो वो क्या है, बहुत कम। ठीक है, यहाँ डिवाइड में क्या आएगा, 100। ठीक है, 4 का अगर हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो इससे कंपैरिजन में क्या है, वो ज्यादा। तो कंसेंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई, उसकी सांद्रता क्या हो गई, बढ़ गई उसकी बॉडी में। अब ऐसे ज़ूप्लैंक्टन को कौन खाता है, स्मॉल फिश, उसकी बॉडी में क्या आ गई, 5 × 10⁻⁻⁻1। मतलब कि हम 5 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, इसी कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा। फिर लार्ज फिश के अंदर 2, किसी से डिवाइड नहीं करना, उसके ऊपर 25, लार्ज फिश को खाया ईगल ने 25। मतलब जो कंसेंट्रेशन है, मतलब जो पेस्टिसाइड है, वो क्या हो रहे हैं, उसकी बॉडी में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जो कि क्या है, हार्मफुल है। यहां से यहां तक, अगर ये हम एक फूड चेन समझे, वाटर से और ये तक ईगल तक एक फूड चेन समझे, ठीक है, कि एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, तो जो एनर्जी हो रही है वो तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पर जो हार्मफुल सब्सटेंस है, जैसे कि पेस्टिसाइड, उनकी कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ क्या हो रहा है, डीडीटी की कंसेंट्रेशन, डीडीटी ये चीजें क्या होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये क्या होता है, मतलब कि डिग्रेड नहीं होता, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खत्म नहीं होता, तो ये बॉडी में रहेगा, और जब उसको कोई खाएगा तो उसकी बॉडी में ज्यादा बढ़ जाएगा। कैसे, जैसे प्रोड्यूसर्स के पास इतना था डीडीटी, उनकी बॉडी तक कितना गया, उन्होंने वाटर को यूज किया, वाटर के अंदर एक था, मान लो एक, बस एक, इतने सारे वाटर में एक। फिर उसको प्रोड्यूसर्स ने अपना खाना बनाने में यूज करा तो इनके अंदर 1000 हो गए। उन प्रोड्यूसर्स को जब जू प्लैंक्टन्स ने खाया, तो ऐसा तो नहीं है जू प्लैंक्टन सिर्फ एक प्रोड्यूसर को खाएगा, वो बहुत सारे प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, सिर्फ एक जू प्लैंक्टन। तो जू प्लैंक्टन के अंदर क्या हो जाएगी, चीज बढ़ जाएगी। इसी तरीके से इतने सारे जू प्लैंक्टन को कौन खाएगा, सिर्फ एक फिश, तो उसके अंदर इतना सारा आ जाएगा, और फिर सारी फिशेस का मिला के उनके अंदर कितना हो जाएगा, उससे ज्यादा। तो कंपैरिजन में क्या होता है, एनर्जी तो डिक्रीज होती है उनके अंदर, और ये जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, इंक्रीज, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ते हैं, पोषी स्तर पे बढ़ते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब देखो एक और चीज, ओजोन लेयर क्या होती है।
आप लोगों ने छोटी क्लासेस में ओजोन लेयर का नाम सुना होगा, बट हम एक बार और सुन लेते हैं कि ओजोन लेयर होती क्या है। High ultraviolet radiation break down oxygen into oxygen atom. These oxygen atom when combined with oxygen they form ozone. देखो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम केमिस्ट्री में आए तो, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है O3। क्या होता है? O3। और हम जो केमिस्ट्री में ऑक्सीजन पढ़ते हैं, क्या ऑक्सीजन, उसका क्या होता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? O2। ठीक है, इसका क्या है? O2। हमको क्या चाहिए? O3। तो हम O3 बनाएंगे। तो O3 कैसे बनता है? जब ये यूवी रेज जो होती हैं, यूवी रेज जब जो सन से यूवी रेज आती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है, वो आती है, ठीक है, वो क्या कराती है, जो यहाँ पर O2 होता है ना, उसको तोड़वा देती है और ऑक्सीजन के 2 एटम बनवा देती है। ठीक है, अब जो ऑलरेडी और थोड़ी सी O2 थी, वो इस ऑक्सीजन के एटम के साथ जुड़ के क्या बना देती है? ओजोन बना देती है। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है? ओजोन का फॉर्मेशन होता है। और ओजोन जो हम छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं, हमारे पूरे अर्थ को क्या करती है? सराउंड करती है। ठीक है, ये हमने अर्थ का एक छोटा पार्ट लिया, इसको पूरे को क्या करती है? ओजोन सराउंड करती है। अब इस ओजोन में हमने एक और चीज देखी है, और वो क्या देखा है हमने, कि इस ओजोन में क्या हो रहा है? इधर देखो, इधर एक होल आ गया है। क्या आ गया? एक होल। और ये कौन सा रीजन है? एंटार्क्टिका रीजन है। कौन सा? एंटार्क्टिका। यहाँ पर एक होल आ गया, मतलब ओजोन जो है ना, उस मान लो अगर एक तरफ से ओजोन इतनी मोटी है, इस तरफ से ओजोन बहुत पतली हो गई, थिन हो गई, तो ये क्या हो रही है? ओजोन डिप्लीट हो रही है। क्या हो रही है? डिप्लीट हो रही है, मतलब कि घटती जा रही है, कम होती जा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? एंटार्क्टिका रीजन में होल क्यों आ रहा है ओजोन में, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो, depletion of ozone layer, the thickness of ozone layer over the Antarctica was found to be decreased in year 1985। ठीक है, 1985 में हमने क्या देखा कि ओजोन जो है, उसकी जो मोटाई है, कि अगर वो इतनी मोटी थी तो वो इतनी मोटी रह गई थी, किसके ऊपर? एंटार्क्टिका रीजन के ऊपर। किसके ऊपर? एंटार्क्टिका रीजन के ऊपर। ठीक है, कौन सी ईयर में देखा था? 1985 में। और इसी को, ये जो थिन हो रही थी, उसकी थिकनेस कम हो रही थी, इसी को हमने क्या कहा? ओजोन डिप्लीशन। की ओजोन क्या हो रही है? डिप्लीट हो रही है, थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। दिस इज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स in refrigerators, ACs, aerosol. The thinning of ozone would also allow the penetration of ultraviolet rays into earth in atmosphere or is causing of blindness and skin cancer। देखो क्या होता है, जो हम CFC का यूज होता है, CFC क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक कंपाउंड होता है, किसके अंदर होता है? जैसे एसी में, रेफ्रिजरेटर में। ये क्या करते हैं? कूलिंग इफेक्ट में हेल्प कराते हैं। ठीक है, जो एसी ठंडा कर देता है या हमारे फ्रिज में चीजें ठंडी हो जाती हैं, वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अब इस कार्बन की वजह से ये क्या होती है? ओजोन लेयर की क्या होती है? जो मोटाई है वो कम हो रही है। अब उसकी क्या हो रही है? मोटाई कम हो रही है, तो उससे क्या होगा? जो अल्ट्रावायलेट यूवी रेज है, जो हार्मफुल भी होती हैं, ठीक है, 2 यूवी रेज की मदद से ही ओजोन बनती है। बट अगर वो यूवी रेज ज्यादा क्वांटिटी में अर्थ के अंदर आती है, क्योंकि देखो ये अर्थ है, यूवी रेज यहाँ ऐसे आई तो यहाँ ओजोन बन गई, बट अगर ये यूवी रेज अर्थ के अंदर आ जाती हैं तो ये यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स है, उनके लिए क्या है? हार्मफुल है। तो अब क्या होगा? यहाँ पर ओजोन कम हो गई। नॉर्मली ओजोन का क्या होता है? ओजोन बनती यूवी रेज से, बट ओजोन की वजह से यूवी रेज अंदर नहीं आ पाती। ठीक है, छन के आती है। क्या? जो रेज होती है सन की, वो क्या होती है? छन के आती है, उसमें से यूवी रेज नहीं आती। बट यूवी रेज अब जब ये ओजोन पतली हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? अर्थ के अंदर आ जाएगी, जिसकी वजह से हमको ब्लाइंडनेस हो सकती है, हमारे स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन में प्रॉब्लम हो जाएगी, स्किन कैंसर हो जाएगा, इवन म्यूटेशन हो सकता है। अब म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन आपने सुना होगा, डीएनए होता है। डीएनए में अगर इतना सा भी कभी कोई चेंज हो जाता है ना हमारे डीएनए में, किसी के भी डीएनए में, तो उसके अंदर क्रोमोसोमल प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, कि कुछ भी हो सकती है, बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं जो क्या होते हैं? क्रोमोसोम की वजह से होते हैं। क्रोमोसोम में अगर थोड़ा सा इफेक्ट हो जाएगा तो क्या हो गया? डिसऑर्डर हो जाएगा। तो क्या होता है? डीएनए में अगर थोड़ा सा भी ऑल्टरेशन हो जाता है, जैसे डीएनए में एक सीक्वेंस होता है, आपने देखा होगा ऐसे करके एक डीएनए होता है, इसमें क्या होता है? हल्का सा भी क्या होता है? यूवी रेज की वजह से मैनिपुलेशन हो जाता है, मतलब जो यहाँ पर चीज थी वो यहाँ से हटके शायद यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो क्या होता है? डीएनए में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इस डीएनए में चेंज की वजह से क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है, और क्रोमोसोम में चेंज होने से नेक्स्ट जनरेशन में भी डिसऑर्डर हो सकता है, जो उसके बाद जो जनरेशन आएगी, या फिर उस खुद में जिसके अंदर डीएनए में मॉडिफिकेशन हुआ है, उससे क्या हो सकता है?
उसके अंदर डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो म्यूटेशन, इसी को क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, और आप हायर क्लासेस में और ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे ये क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, किससे, यूवी रेस से। जैसे आपने हल्क भी देखा होगा, हल्क के अंदर क्या था, डीएनए में ही तो कुछ ऑल्टरेशन हुआ था, वो बस यूवी रेस से नहीं होता, उसके गामा रेस की वजह से होता। देखते हो ना एवेंजर्स में हल्क आता है, वो भी क्या था, इसी का म्यूटेशन हुआ था उसकी बॉडी में, ठीक है। अब देखो हम दूसरी चीज देखते हैं, ये तो हो गया ओजोन लेयर। अब गार्बेज डिस्पोजल, जो वेस्ट मटेरियल होता है ना हमारे आसपास में, इतना सारा वेस्ट है आजकल तो। इवन आपने देखा होगा आपके घर के बाहर वो कचरे वाली गाड़ी भी आती है, और सुबह सुबह गाना बजता है, सब अपने घर के बाहर आके कचरा डाल देते हैं उसमें। हाँ क्यों, ये सब क्या है, क्योंकि हमको गार्बेज को एक जगह इकट्ठा करना होगा। अगर गार्बेज हमने ढंग से इकट्ठा नहीं किया तो फिर क्या होगा, पॉल्यूशन होगा उससे, ठीक है। तो जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारी सराउंडिंग में, इतना सारा जो वेस्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गार्बेज कहते हैं। अब वो वेस्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है। कैसा होता है, दो तरीके का। एक तो होता है जो बायोडिग्रेडेबल होता है, और एक होता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। अब ये क्या होते हैं, सुनो। जो बायोडिग्रेडेबल होता है वो क्या होता है, सब्सटेंस विच कैन बी कंप्लीटली डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा डीकम्पोजर्स, ट्रॉफिक लेवल में याद है, डीकम्पोजर्स जो किसी को भी ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, बिल्कुल खत्म कर देते हैं, सॉइल में मिनरल्स वापस पहुंचा देते हैं। तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब कोई ऐसा वेस्ट हो, मान लो वेस्ट हमने क्या कहा, दो टाइप का है। अगर कोई यहाँ वेस्ट है, उसको अगर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या कर दिया, तोड़ दिया, उसको धीरे धीरे कम कर दिया, ठीक है, उसको डिग्रेड कर दिया, ठीक है, किसने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, तो वो वेस्ट क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल, जो क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा वेस्ट है जो कि क्या हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिग्रेड नहीं हो पा रहा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे खत्म नहीं कर पा रहे, मतलब अगर आज अपने घर के बाहर उस वेस्ट को पटका है, तो आप अगर 10 साल भी बाद भी देखेंगे ना, तो आपको वो वैसा का वैसा ही दिखेगा उस जगह पर, ठीक है। तो वो क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं खत्म हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि देखो ये है हमारी, ये क्या होते हैं, वेजिटेबल पील या फिर फ्रूट पील, है ना। अब ये क्या होते हैं, उनके छिलके। जैसे अगर आपने घर के बाहर अपने या फिर किसी भी, अगर आपके पास वेस्ट ये वाला है, जो छिलके हैं, जो किचन का हमारा वेस्ट निकलता है ना, सारा सारा किचन का वेस्ट, वो क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल। अगर आपने आज पटका ना, आपको कम से कम 10 दिन बाद भी देख लोगे ना आप, तो आपको वहां पे कुछ नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं गाय खा गई, बिल्कुल आप ऐसी जगह रखिए जहाँ पे सेफ रहेगी वो, ठीक है। तो क्या होगा, उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे ना, वो सड़ा देंगे। इवन ये क्या करेंगे, गंदी स्मेल प्रोड्यूस करेंगे पहले, क्यों, उससे हमको क्या पता लगेगा कि वो सड़ रहा है, ठीक है, और एंड में जाके वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वेजिटेबल पील, ये तो क्या हुआ, बायोडिग्रेडेबल, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, देखो बायो का मतलब होता है लिविंग, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली। तो जो बायो ने मतलब कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने डिग्रेड कर दिया, घटा दिया या हटा दिया, उन्हें क्या कहेंगे हम, बायोडिग्रेडेबल। अब इसी तरीके से ये ग्लास है या फिर ये प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक जितना भी होता है, इसको अगर आप अपने घर के बाहर कहीं ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया में रख देंगे जहाँ कोई इनसे छेड़ ना कर सके, आप 10 साल बाद भी 10 दिन नहीं, 10 साल बाद भी देखोगे ना, ये एज इट इज दिखेंगे। क्यों, क्योंकि इनको बायो ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन्होंने डिग्रेड नहीं किया। तो नहीं किया तो ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, समझ गए। अब हम कैसे वेस्ट को और कैसे हम हटा सकते हैं वेस्ट को, ठीक है। तो थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। पहली चीज तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल से, जैसे प्लास्टिक को क्या करो, वापस से यूज कर लो उस चीज को, है ना, उसे रिसाइकिल वापस से चेंज करके यूज कर लो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, और एनी उसका यूज क्या कर लो, कम कर लो। तो एक तो ये हम जो बच्चा हमेशा से छोटी क्लास से पढ़ के आ रहे हैं, 3R फॉर एनवायरमेंट, ठीक है, वो। उसके बाद देखो ये क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसमें क्या होता है, जो सीवेज हमारी नालियों में से पानी निकलता है, उस पानी को हम क्या कर सकते हैं, इस प्लांट के थ्रू वापस से उसमें से पॉल्यूशन निकाल के, उसके अंदर से गंदी चीजें निकाल के उसको यूजेबल वाटर बना सकते हैं। नॉट फॉर ड्रिंकिंग बट फॉर बेदिंग एंड फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स ना, ठीक है। तो उनके लिए भी हम, मतलब कि बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए भी हम इनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसको, सीवेज वाटर को ट्रीट करके, ड्रिंकिंग के लिए नहीं फिर भी, क्योंकि इंडिया में कोई ड्रिंक नहीं करने वाला, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, ये है लैंड फिलिंग। क्या है, लैंड फिलिंग मतलब कि
देखो ये है ना, इंडिया में तो नहीं, बट अभी बाहर दूसरी कंट्रीज में ये हो रहा है। इसमें क्या किया जाता है, जो जितना भी बहुत सारा जो कूड़ा होता है ना, उसको जमीन में गड्ढा खोद के वहां डाल दिया जाता है, और गड्ढे को ढक दिया जाता है, उसके ऊपर प्लांट्स उगा दिए जाते हैं। वो क्या होता है, नीचे कूड़ा, नीचे नीचे क्या होता है, सड़ जाता है और मैन्योर का काम कर देता है वहां पे। इससे क्या कर दिया हमने, वो कचरा दिख भी नहीं रहा आसपास में, बदबू भी नहीं फैला रहा, एंड उसका काम भी खत्म हो गया। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इंसिनरेशन भी कर सकते हैं वेस्ट को। मतलब जो वेस्ट, कुछ ऐसे वेस्ट है जो नॉर्मली खत्म नहीं हो रहे, उनको क्या करते हैं हम, हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, बर्न करते हैं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, जिससे उनके क्या होता है, उनको बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो ना उनसे पॉल्यूशन होता है, ना वो वेस्ट रहते हैं। ठीक है, ज्यादा। एक गोबर गैस प्लांट भी होता है, उसमें क्या करते हैं, जो वेस्ट होता है उसमें से, वो जो काव डंग और ये सब होता है, इसको यूज करके हम क्या करते हैं, हमारे लिए फ्यूल का काम, बायोगैस बना देते हैं, जो क्या करती है, फ्यूल की तरह यूज की जाती है ना, ईंधन की तरह। तो हम इनको ऐसे यूज कर सकते हैं वेस्ट को। ठीक है, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है एनवायरमेंट। थैंक यू।